Welcome student, this is Fawad Hussain and today we are going to discuss chapter number 22 inheritance. First we are going to discuss some terminology of the chapter. The first one is inheritance. इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस है। तो इसी टॉपिक से हम स्टार्ट लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है और फिर इस चैप्टर में जो जगह जगह पर जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जो वर्ड्स रिपीट होते जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं इनहेरिटेंस की तरफ कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, जो ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, या इसको हम दूसरा वर्ड हेरिडिटी का भी कहते हैं। ठीक, इनहेरिटेंस कि जस्ट कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। कैरेक्टर्स क्या है? यहाँ पर कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिस तरह लेट्स सपोज कलर है। ठीक, कलर आ जाएगा, लेट्स सपोज स्किन कलर है, कम्प्लेक्शन है। ठीक, या हम कहते हैं कि आई कलर है। ठीक, या हम कहते हैं कि हेयर कलर है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये कैरेक्टर्स है। ठीक, या हम कहते हैं कि टॉलनेस है, ड्वार्फनेस है। ठीक, तो जितने भी कैरेक्टर्स, ठीक, जितने भी ट्रेड्स, वो अक्सर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, ठीक, अगर उसको हम देखें तो देखने से पता चलता है कि ये इस पेरेंट से बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? इस इनहेरिटेंस की वजह से, उस कैरेक्टर्स की वजह से। ठीक, कि वो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या है? ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, दूसरा आ जाता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, ये दो वर्ड्स तकरीबन क्या है? ये रिलेटेड वर्ड्स। ठीक, लेकिन इसका डिफिनीशन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें कहते हैं कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विच पास फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर इनहेरिटेंस में हम क्या कहते हैं? जस्ट कैरेक्टर्स, दे ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी में हम क्या कहते हैं? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दैट पास फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। मीन दैट कि ह्यूमन है, ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग ह्यूमन ही प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, जिस तरह कोई और एनिमल है, डॉग है, डॉग के उसी तरह सेम क्या है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। उसमें कैरेक्टर्स क्या है? सेम्स होंगे। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, दूसरी बात रिजेम्बलेंस की आती है। ठीक, अगर ह्यूमन है, ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग कभी आप देखते हैं कि वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखते हैं अपने पेरेंट्स के, और कुछ ऑफस्प्रिंग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस नहीं रखते। ठीक, तो रिजेम्बलेंस रखते हैं तो भी हम इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी है। या रिजेम्बलेंस ज़्यादा नहीं रखते तो भी हम इसको कहते हैं कि हाँ ये हेरिडिटी है, क्योंकि इंसान है, उसके जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी इंसान है। तो मतलब कि जो इसकी जेनेटिक मटेरियल उसमें शिफ्ट हुए हैं, लेट्स सपोज पेरेंट्स में क्या है? 46 क्रोमोसोम है। ठीक, तो वो मियासिस में फिर 23 में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्या है? उसमें भी 46 क्रोमोसोम आए हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है? ह्यूमन बना है। और ये क्या है? ये भी ह्यूमन था। तो ह्यूमन के जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो भी ह्यूमन ही हमारे पास आ जाता है, हेरिडिटी आ जाता है। ठीक, तो ये ब्रॉड सेंस में अगर सिमिलरिटीज की बात आती है तो उसको भी हम हेरिडिटी कह सकते हैं कि कुछ ऑफस्प्रिंग बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं देयर ऑफस्प्रिंग के। यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड नंबर पर वेरिएशंस की। वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशंस क्या है? कि डिफरेंसेस है। ठीक, कौन से डिफरेंसेस? जो ऑफस्प्रिंग के डिफरेंसेस हैं। ठीक, इसमें हम कहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट, ठीक, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब कि जो सबलिंग्स की बात हो रही है। ठीक, भाई बहन क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एंड देयर पेरेंट्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स, कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए वो ऑफस्प्रिंग आपस में भी क्या है? डिफरेंस उसके अंदर मौजूद है। मतलब कि दो भाई हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक, भाई बहन है, एक दूसरे से इसमें क्या है? डिफरेंस है। इवन के जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से भी क्या है? उससे भी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सेम
वही जो है उसका जो फिनोटाइप है या फिजिकल अपीयरेंस है वो नहीं होता, ठीक, थोड़ा डिफरेंस इसमें आया होता है। लेकिन बात यह है कि अगर वो इंसान है, ये भी इंसान होंगे, हेरेडिटी है, सेम क्रोमोसोम है, लेकिन वहां पर क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है। तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। कि मतलब 100% जो है वो क्या है, वो सेम नहीं है, थोड़ा बहुत क्या है, वेरिएशन आ जाते, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ जाते। तो उस चेंज को हम नाम क्या देते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक, 4 नंबर पर क्या है, 4 पर हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स आ जाता है। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स हम कहते हैं जस्ट इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दो टर्म जो हमने ऊपर पढ़े, हेरिडिटी, रिजेम्बलेंस, सेम कैरेक्टर्स, वेरिएशन, चेंज। ठीक, हेरिडिटी मतलब कि सेम टू देयर पेरेंट्स, वेरिएशन चेंज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, ऊपर जो पढ़ा, एंड वेरिएशन। इन दोनों के जो मैकेनिज्म्स हैं, मतलब हेरिडिटी सेम किस वजह से है, वेरिएशन डिफरेंस किस वजह से है, अगर ये इसके जो रीजंस हम पढ़ते हैं उसके सेम और डिफरेंस होने के मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। या सिंपल डिफिनेशन इसका हम किस तरह करते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक, कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स को हम बाद में टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि जीन्स क्या है। यहां पर क्या है, हम कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक, या यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसकी वजह से क्या है, हेरिडिटी जिसकी वजह से वेरिएशन आता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अ पार्ट ऑफ डीएनए हम जस्ट नहीं कहते, हम कहते हैं अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। 5th नंबर पर क्या है, एक टर्म नहीं है, एक था, एक साइंटिस्ट उसको कह सकते हैं, ठीक, एक बोटनिस्ट था जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मेंडल के नाम से क्या है फेमस। ये इसका डेट है कि 1822 से 1884 तक इसका टाइम था। ठीक, इसको कहा जाता था फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ व्हाट? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन है, या द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसका फादर कौन है? इसका फादर हम कहते हैं कि मेंडल। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने जो बेसिक फैक्टर है वो रिप्रेजेंट किया, वो डिस्कवर किया। क्यों, किस तरह? यहां पर हमने डिस्कस किया कि इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स। तो एक्चुअली मेंडल ने क्या कर दिया, मेंडल ने इस जीन का कंसेप्ट दे दिया। जीन का कंसेप्ट जब मेंडल ने दे दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, या उस टाइम में उसने जीन नहीं बोला, उस टाइम में उसने क्या बोला, फैक्टर का नाम दिया, फिर बाद में वो जीन हो गया। लेकिन बेसिक कंसेप्ट किसने दिया? मेंडल ने दिया। किस चीज का? जीन्स का। और द जीन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इस बेस पर हम क्या कहते हैं कि मेंडल इज द फादर ऑफ व्हाट? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। 25 ईयर के एज में वो क्या बन गया था? वो एक प्रेस्ट बन गया था। ठीक, मतलब कि एक मॉन्क बन गया था। ठीक, और उसका जो चर्च था या जहां पर वो क्या करता था, अपना इबादत करता था, वहां पर उसने एक गार्डन बनाया। उस गार्डन में क्या कर दिया, उस गार्डन में उसने डिफरेंट जो पी प्लांट है, मटर, उस वहां पर उसने वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। और उसको बहुत स्टडी कर दिया कि इसके फ्लावर कलर किस तरह है, उसका जो सीड है, शेप है, वो किस तरह है, राउंड है, रिंकल है, कलर किस तरह है, ग्रीन है, येलो है, उसके जो पोर्ट कलर है, ठीक, वो ग्रीन है या येलो है या बिल्कुल स्मूथ है या रिंकल है। ठीक, डिफरेंट टाइप के उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी। ये जो प्लांट है ये टाल है या डॉर्फ है। ठीक, तो उसके जो फिनोटाइप उसने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने उसके बेस में कि ये इस एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, ठीक, तो वो रीज़न जानने के लिए उसने डिफरेंट प्लांट्स के क्रॉस स्टार्ट कर दिए। ठीक, जिसकी वजह से उसके माइंड में क्या आ गया, न्यू नॉलेज आता गया। और बाद में उसने क्या कर दिया, एक जेनेटिक का बेस रख दिया। उसने क्या कर दिया, अपना काम जो स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, उसने अपना वर्क स्टार्ट किया
1854 में, ठीक, किस चीज के ऊपर स्टार्ट कर दिया था? गार्डन पीस के ऊपर स्टार्ट कर दिया था, ठीक। फिर उसने क्या कर दिया, 1855 से 1866 तक कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करता रहा, ठीक, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। और फिर उसने क्या कर दिया, ये जो अपना काम जो था, अपने जो एक्सपेरिमेंट थे, ठीक, तो उसने क्या कर दिया कि मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को उसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने एक्सप्लेन किया क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया कि इनहेरिटेंस होता है, किस तरह होता है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ठीक। अब पिछले अगर आपको डिफिनीशन याद है जेनेटिक्स का, तो जेनेटिक्स का डिफिनीशन हमने किस तरह किया था कि जेनेटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, ठीक, ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक। एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम किधर पढ़ते हैं, वो हम इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। तो यहां से भी वो बात आ गई कि उसने किस चीज पर फोकस किया, उसने फोकस किया किस चीज के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर उसने फोकस किया, ठीक। तो जब उसने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर इसके बाद 1866 में उसने अपना काम जो था, उसका काम वो पब्लिश हो गया, ठीक, एक पेपर के नाम से कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। इस पेपर को उसने पब्लिश किया 1866 में कि प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, मतलब कि दो प्लांट है उसके क्रॉस करके एक न्यू वैरायटी उसने क्या कर दी, बना दी, और उसको स्टडी कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद his work was neglected for 34 years, 34 years तक उसका काम क्या था, उसके काम को किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसके कुछ रीजन थे कि जिस टाइम में मेंडल जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जेनेटिक्स क्या है, इसके बेसिस क्या है, उस टाइम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वीक थे, लोगों को जो उसका मैथ था, ठीक, वो नहीं आ रहा था कि वैल्यूज किस तरह निकाले जाते हैं और फिर उसको किस तरह कंबाइन किया जाता है और फिर प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाल ली जाती है। तो ये सारा कैलकुलेशंस लोगों में इतना उससे अवेयर नहीं थे, उस वजह से उसका काम नेग्लेक्ट किया गया। दूसरा रीज़न ये था कि जिस टाइम मेंडल ने काम किया उस टाइम क्या था, डार्विन का जो थियोरीज थी, थियोरीज ऑफ इवोल्यूशंस, वो बिल्कुल एक खास पीक पे थी। उस पीक पे होने की वजह से मेंडल के काम को किसी ने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम जितने भी लोग थे, जितने साइंटिस्ट थे, उनके माइंड में डार्विन के कंसेप्ट चल रहे थे और ये बिल्कुल एक अलग साइड पर एक काम था, ठीक। तो उस टाइम ये काम उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और एक और भी इसका रीज़न ये था कि जिस पेपर में उसने अपना पेपर जो पब्लिश किया था जिस मैगजीन में, वो क्या था, वो रिकॉग्नाइज नहीं था, ठीक। तो उस वजह से भी उसका क्या था, जो वर्क था उस वर्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। समझ आ रही बात? तो उस आर्टिकल, उस पेपर के नेग्लेक्ट होने की कुछ रीजन थे, ठीक, लेकिन काम तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट किया। फिर कहते कि कुछ टाइम बाद, ठीक, उसके वर्क को रीडिस्कवर किया गया 1900 में, ठीक। 1900 में दोबारा उस पर काम किया गया कि लोग जेनेटिक्स से मतलब के वाकिफ होते गए कि जेनेटिक्स भी कोई इस तरह का कोई नॉलेज है, तो दोबारा रीडिस्कवर किया, दोबारा एक्सपेरिमेंट होते गए, ठीक। और जब एक्सपेरिमेंट हो गए, डिफरेंट साइंटिस्ट, बोटनिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट में जब मेंडल का काम, जिसने मेंडल ने पी के ऊपर काम किया था और वो काम क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि हाँ इस तरह है, तो उसके बाद उसको कहा गया कि फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कौन था, मेंडल को कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि मेंडल ने इस पर काम किया था, थ्योरीज बताई हुई थी, लॉज बना के दिए हुए थे, उस वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया गया। इसके बाद 1953 में जब क्रिक एंड वॉटसन ने डीएनए का मॉडल दे दिया, ठीक, तो डीएनए का मॉडल होने के बाद क्या हुआ, इसके बाद जो टाइम था वो टाइम क्या था, मॉडर्न ईरा ऑफ जेनेटिक्स, ठीक। मतलब कि जेनेटिक्स का जो क्लासिकल जेनेटिक्स था जस्ट थियोरेटिकल जेनेटिक्स था, जस्ट प्लांट जेनेटिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, मतलब कि कंसेप्ट तो आया था कि जीन्स होता है, ठीक, जीन्स
इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डीएनए का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो कब आया था? 1953 को आया। 1953 में उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आने के बाद जो जेनेटिक्स था वो एंटर हुआ मॉडर्न एरा ऑफ जेनेटिक्स में। ठीक, तो मेंडल का काम क्या था? मेंडल ने जीन्स को समझो कि डिस्कवर किया, लेकिन उसने जीन नाम नहीं दिया, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। उसने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? जस्ट फिक्टर। ठीक, तो अब अगर उसने जीन को डिस्कवर किया और उसको उसने नाम दिया, फिक्टर नाम दिया, तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ फिक्टर, या जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। ठीक, तो जेनेटिक्स का फादर कौन हुआ? जेनेटिक्स का फादर मेंडल हुआ। लेकिन स्टार्ट में उसका काम क्यों रिजेक्ट हुआ? इस वजह से रिजेक्ट हुआ कि जिस जर्नल में उसने काम स्टार्ट किया था या अपना पेपर पब्लिश किया था, वो जर्नल क्या था? वो रिकग्नाइज नहीं था। तो उस वजह से कि वो जर्नल रिकग्नाइज नहीं था, लोगों ने इसके काम पर तवज्जो नहीं दी। जो डार्विन था उसके काम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को लग रहा था, इसकी वजह से उस काम को क्या कर दिया? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में, इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जीन्स के बारे में पढ़ेंगे।